हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल में समान विज्ञान में आज मोनेरा जगत का तीसरा पार्ट देखेंगे। इसमें आज जो है पहला टॉपिक है लाइकेन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो अभी चल रहा है जनरल साइंस, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि भविष्य में आप बिहार दरोगा, बीएसओ, एईडीओ, बीपीएससी या फिर रेलवे का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रारंभ करते हैं। यदि आप पीछे वाले पार्ट नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है लाइकेन से। लाइकेन किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो लाइकेन जो आते हैं ये आते हैं थेलोफाइटा के अंतर्गत। थेलोफाइटा किसको कहते हैं? जिसके जो है जड़, तना और ये फल, फूल, पत्ती इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं, इसी को थैलोफाइटा कहते हैं। और ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं और समूह जो है इसका थेलोफाइटा है। ध्यान रखिएगा, लाइकेन जो है किस समूह के अंतर्गत आता है? तो लाइकेन थेलोफाइटा के अंतर्गत आता है। लाइकेन किसके बीच का संबंध है? ये तो मान लीजिए कितना बार पूछा गया, इसका कोई गारंटी नहीं है और सभी एग्जाम में पूछा गया। लाइकेन जो है शैवाल और कवक के बीच जो है सहजीवी संबंध है। लाइकेन कवक और पौधों के मध्य जो बीच सहजीवी संबंध होता है, जो ऊपर हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे जो दो चीज़ ध्यान रखिए, एक तो लाइकेन और लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध है। एक आपसे पूछा जाएगा कवक और पौधों के मध्य जो सहजीवी संबंध है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं माइकोरैजा या कवक मूल। कल के जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने देखा था, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध। और माइकोरैजा क्या है? कवक और पौधों के मध्य। कवक दोनों में है, लाइकेन वाले में शैवाल आ जाता है, यानी कवक और लाइकेन। कवक और शैवाल हो गया लाइकेन, कवक और पौधा के मध्य जो है वो हो गया माइकोरैजा। अगला है लाइकेन किन दो जातियों के सहचार्य के परिणाम स्वरूप बनते हैं? तो कवक तथा शैवाल। कवक तथा शैवाल, कवक में क्या है? एस्कोमाइसिटीज अथवा बेसियोडियम। यही ध्यान रखना आपको। लवक जो लाइकेन जो है किन दो जातियों के बीच सहचर्य संबंध है? कवक तथा शैवाल। अगला है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? शैवाल और कवक के मिलने से जो लाइकेन बनते हैं इसी को कहते हैं सहजीविता। सहजीविता। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है? कह रहा है कि लाइकेन जो है एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम प्रारंभ कर सकता है, यानी अपना जीवन यापन प्रारंभ कर सकता है लाइकेन। तो ये जो है सहजीवी संबंध है किनके बीच? शैवाल तथा कवक के मध्य। लिटमस रंजक कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस रंजक जो है लाइकेन से। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जो अभी चल रहा है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए कि लिटमस रंजक कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन से। लाइकेन के कवक घटक को क्या कहते हैं? अब ध्यान दीजिए कि लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच जो है सहजीवी संबंध है, तो लाइकेन के कवक घटक को क्या कहते हैं? माइकोबायंट। माइकोबायंट, इसको ध्यान कैसे रखेंगे? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। तो माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है, इसीलिए लाइकेन के कवक घटक को माइकोबायंट कहते हैं और लाइकेन के शैवाल घटक को फाइकोबायंट कहते हैं, क्योंकि शैवाल का जो अध्ययन है फाइकोलॉजी कहलाता है। तो लाइकेन के शैवाल घटक को क्या कहते हैं? फाइकोबायंट। लाइकेन के अधिकांश कवक घटक किससे संबंधित होते हैं? जो लाइकेन है इसके अधिकांश कवक घटक एस्कोमाइसिट से संबंधित है, यानी कवक का ही एक ये है शाखा एस्कोमाइटिस, एस्कोमाइसिट्स से संबंधित है। लाइकेन का अधिकांश कवक घटक किससे संबंधित है? एस्कोमाइसिट्स से। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक कौन होते हैं? लाइकेन। ध्यान रखिएगा, जिस क्षेत्र में वायु प्रदूषण अधिक है वहाँ पे लाइकेन जो है कम हो जाएगा, लाइकेन की संख्या या मात्रा कहे कम हो जाएगा। तो वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक है लाइकेन। वायु प्रदूषण के सूचक है लाइकेन। यदि वायु ज़्यादा प्रदूषित है तो वहाँ पे लाइकेन की जो संख्या है, मात्रा है, वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, लाइकेन की वृद्धि पर किसकी सूक्ष्म मात्राओं का प्रभाव पड़ता है? जो लाइकेन वृद्धि करते हैं तो किसकी सूक्ष्म मात्राओं का प्रभाव पड़ता है? तो लाइकेन की वृद्धि पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसके सूक्ष्म मात्राओं का प्रभाव पड़ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लाइकेन की वृद्धि पे किसकी सूक्ष्म मात्राओं का प्रभाव पड़ता है? तो
लाइकेन की वृद्धि पे किसके सूक्ष्म मात्राओं का प्रभाव पड़ता है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड। इसको बार बार इसलिए दोहराया जा रहा है क्योंकि प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लाइकेन की वृद्धि पर किसकी सूक्ष्म मात्राओं का प्रभाव पड़ता है? सल्फर डाइऑक्साइड। अब प्रारंभ करते हैं पादप जगत। अभी तक जो चल रहा था मोनेरा चल रहा था, अब पादप जगत प्रारंभ करेंगे और ये पादप जगत जो है इसी में आएगा आपका। तो इसमें देखिए थैलोफाइटा पादप जगत जो है, इसमें थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत कौन कौन से पादप आते हैं? तो थैलोफाइटा के अंतर्गत यानी मोनेरा ही चल रहा है, उसमें पादप जगत अभी तक जो चल रहा था वो आपका जंतु जगत। तो ये जो है पादप जगत में थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत कौन कौन से पादप आते हैं? तो कवक आते हैं, कवक भी एक पादप है, शैवाल भी आते हैं, लाइकेन भी आते हैं। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है कवक, शैवाल तथा लाइकेन। ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कि कवक किस समूह का है? तो थैलोफाइटा का है, शैवाल भी है और लाइकेन भी है। किसमें विभेदित शारीरिक रूपरेखा नहीं पाई जाती है? थैलोफाइटा, यानी थैलोफाइटा जो है इसमें विभेदित शारीरिक रूपरेखा यानी इसके तने, जड़, इस सब में आप विभेद अंतर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है थैलोफाइटा में शामिल है कवक, शैवाल, लाइकेन। चलिए नेक्स्ट पेज में चलेंगे। थैलोफाइटा हो गया। थैलोफाइटा में बस इतना ध्यान रखिए, इसके जो है शरीर में विभेद अंतर नहीं कर पाएंगे, यानी इसके जड़, तना, पत्ती इस सब में जो है अंतर नहीं कर पाएंगे। और इसमें कवक, शैवाल, लाइकेन आता है किसमें? थैलोफाइटा में। अब प्रारंभ करते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा को देखते हैं। पहला प्रश्न है उभयचर पौधे किस समूह में आते हैं? तो उभयचर पौधे जो है इसी में आते हैं, ब्रायोफाइटा। यानी पादप जगत का जो उभयचर होता है ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। पादप जगत जो है इसका उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा ऐसा पौधा है जो जमीन और यानी स्थल और पानी दोनों जगह पाया जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न जो है BPSC का ASO एग्जाम में सेम पूछा गया था कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भूमि पर उगते हैं किंतु निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। भूमि पर उगते हैं और भूमि पर उगते हैं लेकिन निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भूमि पे उगते हैं और निषेचन के लिए जल की आवश्यकता इसको होता है। नेक्स्ट देखिए, किसमें संवहन ऊतक व वास्तविक जड़ों का अभाव पाया जाता है? तो संवहन ऊतक जो होता है इसमें भी नहीं पाया जाता है, न ही वास्तविक जड़ पाया जाता है। ब्रायोफाइटा जो है इसमें संवहन ऊतक व वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। ध्यान रखिएगा, संवहन ऊतक और वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा में जड़ों के स्थान पर क्या पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटा में जो है जड़ तो नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप प्रश्न की ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक व वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब वास्तविक जड़ नहीं होता है तो फिर जड़ के स्थान पे इसमें क्या होता है? तो ब्रायोफाइटा में जड़ों के स्थान पे मूलाभास होता है और इसी को कहते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स और मूलाभास ये दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि आपको दोनों में से कोई भी दे सकता है, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे कोई मायने नहीं रखेगा। तो जड़ों के स्थान पे मूलाभास या राइजोइड्स जो है ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहते हैं? जो ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा होती है एपिडर्मिनल, कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहते हैं? तो उसको उभार को कहते हैं राइजाइड। राइजाइड, ध्यान रखिएगा, राइजाइड इसको कहते हैं। नेक्स्ट है रिक्सिया मार्केंसिया मॉस एंथोसिरोसिस। रिक्सिया मार्केंसिया मॉस एंथोसिरोसिस तथा स्फेग्नम पादप के किस समूह के अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा। ये एक प्रश्न नहीं है, आपको ये बहुत सारे प्रश्न है इसमें, क्योंकि देखिए आपसे अलग अलग पूछा जा सकता है कि रिक्सिया
किस समूह का है? तो रिक्सिया जो है ब्रायोफाइटा का है, रिक्सिया ब्रायोफाइटा का है, मार्केंसिया ब्रायोफाइटा का है। देखिए रिक्सिया याद कैसे रखेंगे, रिक्सिया मतलब रिक्स ले रहे हैं, तो ब्रायोफाइटा मतलब वो फट सकता है, तो रिक्स ले रहे हैं तो फट भी सकता है। मार्केंसिया मार रहा है तो इसे ध्यान रखिए, मार रहा है तो फटकार रहा है, तो मार्केंसिया ब्रायोफाइटा। माउस जो है ये भी ब्रायोफाइटा है। एंथोसिरोसिस ये भी ब्रायोफाइटा का है। एस्फेगनम, और जब उसको रिक्स लिया है, मारा है, और तो ये क्या हो जाएगा? एस्फेगनम यानी नम हो जाएगा। तो ब्रायोफाइटा से ये सभी संबंधित है। पूछा जाता है कि एस्फेगनम किस समूह का है, या फिर पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप है जो ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है, तो इसी में से कोई एक रहेगा। तो रिक्सिया ध्यान रखिए ब्रायोफाइटा का है, मार्केंसिया ये भी ब्रायोफाइटा का है, मॉस ये भी ब्रायोफाइटा में है, एंथोसिरोसिस ब्रायोफाइटा का है, एस्फेगनम भी ब्रायोफाइटा का है। तो एस्फेगनम, एंथोसिरोसिस ये सभी ब्रायोफाइटा का है। नेक्स्ट है, किस समूह के पौधों में संवहनी बंडल का अभाव पाया जाता है? संवहनी बंडल जो होता है, वेस्कुलर बंडल्स जो होता है, संवहनी बंडल ये जो है ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, संवहनी बंडल, संवहनी उत्तक ये ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है। युग्मोद्भिद किसका प्रमुख चरण होता है? युग्मोद्भिद जो होता है ये ब्रायोफाइटा का प्रमुख चरण होता है। युग्मोद्भिद किसका प्रमुख चरण होता है? ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइटा का। रिक्सिया, मार्केंसिया, मॉस, एंथोसिरोसिस तथा एस्फेगनम ब्रायोफाइटा का है। संवहनी बंडल ब्रायोफाइटा में नहीं देखने को मिलेगा, युग्मोद्भिद ब्रायोफाइटा में शामिल है। संवहन तंत्र का न होना किसका विशिष्ट लक्षण है? तो संवहन तंत्र जो है, संवहन बंडल, संवहन उत्तक, संवहन तंत्र ये सभी जो है ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा जो है पादप जगत का उभयचर है। क्यों है? क्योंकि ये जो है ज़मीन पर उगते हैं और ये प्रजनन के लिए जो है जल की इसको आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको कहते हैं पादप जगत का उभयचर। भ्रूण बनाने वाले पौधों एम्ब्रियोफाइटा का सबसे साधारण व आद्य समूह कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, भ्रूण बनाने वाले पौधों एम्ब्रियोफाइटा का सबसे साधारण व आद्य समूह कौन सा है? तो ब्रायोफाइटा। ध्यान रखिएगा, एस्फेगनम भी ब्रायोफाइटा का अंतर्गत आता है। तो आद्य एस्फेगनम मतलब क्या? नमी, और आद्य समूह कौन सा है? तो ये है ब्रायोफाइटा। भ्रूण बनाने वाले पौधों एम्ब्रियोफाइटा का सबसे साधारण व आद्य समूह है ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रायोफाइटा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रायोफाइटा में जो जनन पाया जाता है ये दो प्रकार के, लैंगिक तथा अलैंगिक। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं आप, ये इनको क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर। और उभयचर हम लोग जंतु जगत में जैसे देखते हैं, तो उभयचर किसको कहते हैं? मेढक को कहते हैं, क्योंकि ये जल और थल दोनों पे रह सकता है। और ये ब्रायोफाइटा को उभयचर इसलिए कहते हैं क्योंकि थल पे उगता है, लेकिन जो जनन है इसके लिए जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको कहते हैं पादप जगत का उभयचर। यानी उभयचर जो है वो जल और थल दोनों जगह रह सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि ब्रायोफाइटा उभयचर है, ये दोनों प्रकार के जनन करेगा, लैंगिक भी करेगा, अलैंगिक भी करेगा। तो ब्रायोफाइटा जो है ये किस प्रकार का जनन करेगा? लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन दोनों करेगा। और ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है? तो ब्रायोफाइटा में भी सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसको कहते हैं डाउसोनिया। डाउसोनिया ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है कि ब्रायोफाइटा जगत का सबसे बड़ा जो है पादप कौन सा है? डाउसोनिया। तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है, सबसे बड़ा है डाउसोनिया है। डाउसोनिया, इसे ध्यान रखिए, नाम से ही लग रहा है कि डाउन है, सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है डाउसोनिया, और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है जुओप्सिस। जुओप्सिस, जुओप्सिस ध्यान रखिएगा, ये सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन है? डाउसोनिया, और छोटा है जुओप्सिस, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, अब पूछा जा रहा है कि ब्रायोफाइटा का प्रयोग। देखिए ब्रायोफाइटा का क्या क्या प्रयोग है हमारे जीवन में, इसको देखिए कि मृदा अपरदन रोकने में ब्रायोफाइटा जो है ये मृदा अपरदन रोकने में प्रयोग किया जाता है। बाढ़ को रोकने में प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी को भी सोखता है,
ब्रायोफाइटा जो है पानी को सोखता है, तो मृदा अपरदन को रोक सकता है, बाढ़ को रोक सकता है, ईंधन के रूप में एस्फेगनस जो है ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, चिराग में बत्ती के रूप में एस्किमो द्वारा, यहाँ ध्यान रखिए चिराग में बत्ती के रूप में एस्किमो, यानी एस्किमो लोग जो होते हैं वो जो चिराग जलाते हैं, चिराग में बत्ती के रूप में ब्रायोफाइटा का प्रयोग करते हैं। और किसका, तो ब्रायोफाइटा में एस्फेगनस एक ब्रायोफाइटा है, इसी का प्रयोग चिराग में यानी बत्ती के रूप में करते, जैसे लालटेन में हम लोग यहाँ बत्ती लगाते हैं ना, तो वहीं जो है बत्ती के रूप में चिराग में, यानी चिराग एक तरह से मान लीजिए लालटेन है और उसमें बत्ती के रूप में एस्किमो लोग जो है एस्फेगनस नामक ब्रायोफाइटा को यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक के रूप में ब्रायोफाइटा जो है, मौस क्या है, मौस भी एक ब्रायोफाइटा है और एंटीसेप्टिक के रूप में इसी ब्रायोफाइटा का प्रयोग करते हैं। तो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस ब्रायोफाइटा का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, तो मौस भोज्य पदार्थ के रूप में भी करते हैं, खाने के रूप में भी। तो मृदा अपरदन रोकने में, बाढ़ रोकने में ईंधन के रूप में एस्फेगनस का करते हैं, चिराग में एस्फेगनस का, और एंटीसेप्टिक के रूप में मौस का करते हैं, भोज्य पदार्थ के रूप में भी ब्रायोफाइटा का प्रयोग करते हैं। डाउसोनिया सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है और जुओप्सिस जो है सबसे छोटा है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, ब्रायोफाइटा के बाद है टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद है टेरिडोफाइटा, इसको ध्यान से देखिए। टेरिडोफाइटा किस प्रकार के पादप होते हैं, तो टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। टेरिडोफाइटा जो है ये भी बीज रहित है, लेकिन इसमें संवहन तंत्र जो है ये पाया जाता है, जो स्वतंत्र युग्मोद्भिद और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ जीवन चक्र पूरा करते हैं। संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे, यानी ये जमीन पे पाए जाने वाला पहला पौधा है टेरिडोफाइटा, जिसमें संवहन ऊतक पाया गया। तो संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे कौन से हैं, टेरिडोफाइटा। ये विकास की दृष्टि से है, यानी पूछ लेगा कि संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे कौन से हैं, तो टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट है, किस वर्ग के अंतर्गत पर्णहरिम व संवहन ऊतक युक्त अपुष्पोद्भिद पौधे आते हैं। किस वर्ग के अंतर्गत पर्णहरिम व संवहन ऊतक युक्त अपुष्पोद्भिद ये क्रिप्टोगैमस है, यानी इसमें पुष्प नहीं होते हैं, तो ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। बीज रहित संवहनी पौधे को क्या कहते हैं, तो बीज रहित संवहनी पौधे को कहते हैं टेरिडोफाइटा, यानी बीज भी नहीं है और इसमें जो है संवहन तंत्र है, यानी बीज रहित है लेकिन संवहन वाला पौधा है, तो इसको कहते हैं टेरिडोफाइटा। पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह में के अंतर्गत आते हैं, तो ये तो कई बार पूछा गया है, आप लोग भी सेट बना रहे होंगे तो इसमें देखते होंगे कि ये बार बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा है टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है, तो फर्न या फर्न सहयोगी। तो पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह के अंतर्गत आते हैं, तो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट देखिए, मार्सिलिया सिरेटोप्टेसिस, मार्सिलिया सिरेटोप्टेसिस, सिरेटोप्टेरिस, मार्सिलिया सिरेटोप्टेरिस, एजोला जैसे जलीय फर्न किस समूह के अंतर्गत आता है, तो ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट है, किसमें पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है। पुनर्जीवन का देखिए, ये भी सिलेजिनेला जो है ये एक टेरिडोफाइटा है, तो इसमें पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है। तो किसमें पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है, तो सिलेजिनेला मतलब देखिए, जिनेला कह रहा है कि जीनेला मतलब जीना, तो पुनर्जनन का, पुनर्जीवन का, यानी इसमें दोबारा जो है जीवन आ जाता है, तो सिलेजिनेला। किसका उपयोग मेज़ों पर सजावट के लिए किया जाता है, तो इसी का किया जाता है सिलेजिनेला।
कौन से टेरिडोफाइट से सोना प्राप्त किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कि कौन सा टेरिडोफाइटा है जिससे सोना प्राप्त किया जाता है, इक्विसेटम। और एक चीज़ आप लोग यहाँ कर सकते हैं, जिनको सोना का बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ज़रूरी है, तो वो इक्विसेटम नामक टेरिडोफाइटा को ला के लगाइए, फिर आपको सोना कहीं भी खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो कौन से टेरिडोफाइटा से सोना प्राप्त किया जाता है, तो इक्विसेटम नामक जो है टेरिडोफाइटम है, और इसी से सोना प्राप्त किया जाता है। बहुत ही शानदार तरीका है कि आप इसके खोज में लग जाइए। टेरिडोफाइट्स है इक्विसेटम को खोज के लाइए और अपने आसपास में लगा लीजिए, फिर आपको जो है सोना का कमी कभी नहीं रहेगा। बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेरिडोफाइट्स प्रजनन किस प्रकार करते हैं। जो टेरिडोफाइट्स हैं ये प्रजनन किस प्रकार करते हैं, तो बीजाणुओं की सहायता से। टेरिडोफाइट्स जो है प्रजनन करते हैं बीजाणुओं की सहायता से। ब्रायोफाइटा में हम लोगों ने देखा था वो जो प्रजनन करते हैं अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों करते हैं, और ये टेरिडोफाइट्स जो है प्रजनन करते हैं बीजाणुओं की सहायता से। तो इक्विसेटम को खोजने से पहले आप देख लीजिएगा कि इक्विसेटम को कहाँ कहाँ उगाया जा सकता है, आपके घर पे उग सकता है कि नहीं, क्योंकि उसको जिस इन्वायरमेंट में उगाया जाना चाहिए वो आपके आसपास में उपलब्ध है कि नहीं, ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं, गुप्त प्रजनन अंग। तो मार्सिलियो जो है, मार्सिलियो एक टेरिडोफाइट्स है, इसी में गुप्त प्रजनन अंग पाया जाता है मार्सिलियो में जो गुप्त प्रजनन अंग रहता है, ध्यान रखिएगा, ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। किस पौधे के शरीर का जड़, तना और पत्तियों में विभेद किया जाता है, तो इसके जो है जड़, तना और पत्तियों में मार्सिलिया में विभेद कर सकते हैं। टेरिडोफाइटा वर्ग का सबसे विख्यात पौधा कौन सा है, ये देखिए ध्यान रखिए, ये विख्यात है, इसीलिए मैंने बताया था कि फर्न जो है सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है लगभग में, और आप जो सेट प्रैक्टिस करेंगे वहाँ भी देखने को मिलेगा। तो टेरिडोफाइटा वर्ग का सबसे विख्यात पौधा है फर्न, इसीलिए जो है ये बार बार पूछा जाता है। तो विख्यात है तो इसको आप याद ही रख लीजिए कि सबसे विख्यात पौधा जो फर्न है ये किस में आता है, टेरिडोफाइटा में। विकसित बीज रहित पौधा किसे कहते हैं, तो टेरिडोफाइटा, यानी विकसित है और बीज रहित पौधा है टेरिडोफाइटा। भारतीय टेरिडोफाइटा जीवाश्म का विस्तृत अध्ययन किसने किया था, तो भारतीय जो टेरिडोफाइटा जीवाश्म है इसका विस्तृत अध्ययन किया था वनस्पति शास्त्री सूरज ने। ध्यान रखिएगा, वनस्पति शास्त्री सूरज भारतीय टेरिडोफाइटा जीवाश्म का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं वनस्पति शास्त्री सूरज। किसके बीजाणु दवाई के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो लाइकोपोडियम जो है, लाइकोपोडियम का बीजाणु दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं। लाइकोपोडियम दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं। टेरिडोफाइट्स का जो उपयोग है सब्जी के रूप में किया जाता है, तो मार्सिलिया में गुप्त प्रजनन अंग इसी में पाया जाता है। तो टेरिडोफाइटा का उपयोग सब्जी के रूप में मार्सिलिया तथा सिरेप्टोसिस। नेक्स्ट देखिए, किसका उपयोग चारे के रूप में किया जाता है, तो टेरिडियम जो है इसका उपयोग चारे के रूप में करते हैं। टेरिडियम जो है इसका उपयोग किस रूप में करते हैं, चारे के रूप में करते हैं टेरिडियम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अनावृत बीजी है, अनावृत बीजी इसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म, और इसको याद ऐसे रखिए कि अनावृत बीजी किसको कहते हैं, मतलब ऐसा बीज जिसके बीज में आवरण न हो। अनावृत बीजी मतलब बीज तो होगा, मतलब फल भी होगा, फूल भी होगा, सब कुछ होगा, बीज भी होगा, लेकिन बीज के ऊपर क्या होगा, आवरण नहीं होगा, तो इसको कहते हैं अनावृत बीजी। एक होता आवृत्ति बीजी एंजियोस्पर्म, उसमें एंजियो का मतलब होता है आवरण और स्पर्म मतलब बीज, यानी बीज के ऊपर आवरण हो तो वो हो जाएगा एंजियोस्पर्म। जैसे आम में देखेंगे तो आम का जो बीज होता है उस पर तो आवरण होता है, तो एंजियोस्पर्म वो हो गया। अनावृत बीजी जो है जिसके बीज के ऊपर आवरण न हो, तो जिसके बीज के ऊपर आवरण न हो उसको कहते हैं अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म। डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, कौन जो है, यदि हाँ ये पूछ लेगा कि बीज के ऊपर आवरण नहीं है तो उसको क्या कहते हैं,
कहेंगे तो उसको अनावृत बीजी न दे करके जिम्नोस्पर्म दे देगा। तो जिम्नोस्पर्म भी ध्यान रखिएगा। ऐसे भी ध्यान रखिए कि यदि कोई जिम करता है तो ऐसे जो है अपने बॉडी को दिखाता है, खुला दिखाता है। तो जिम्नोस्पर्म मतलब ये खुला है, इसका बीज जो है खुला है। देखिए अनावृत बीजी किसे कहते हैं, यहाँ पे क्या है, अनावृत बीजी को आमतौर पर अनावृत प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते हैं। उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। यानी बीज जो है प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं, इस पर कोई आवरण नहीं होते हैं। तो ये समझिए अनावृत बीजी का अर्थ यही है कि बीज तो होगा लेकिन आवरण नहीं होगा। और मुझे तो बहुत दिनों तक यही लग रहा था कि अनावृत बीजी का मतलब उसमें बीज ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अनावृत बीजी मतलब बीज तो है लेकिन बीज के ऊपर आवरण नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अनावृत बीजी को ही जिम्नोस्पर्म कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। किसमें स्पष्ट वार्षिक वलय बनते हैं। अनावृत बीजी जो है इसमें स्पष्ट वार्षिक वलय बनते हैं, ध्यान रखिएगा। वार्षिक वलय जो है जिससे इसका पेड़ पौधे का आयु ज्ञात किया जाता है, तो उसी का जो है वार्षिक वलय बनते हैं। यानी किसमें स्पष्ट वार्षिक वलय बनता है, अनावृत बीजी में। किसके बीजों में बीजावरण नहीं पाया जाता, बीज आवरण, ध्यान दीजिए, नग्न बीजी इसी को कहते हैं। यानी बीज के ऊपर आवरण नहीं है। बीज और आवरण मतलब क्या, उसका आवरण यानी उसको ढकने वाला। तो किसके बीजों में जो है बीजावरण नहीं पाया जाता, तो अनावृत बीजी में, या फिर जिम्नोस्पर्म भी ध्यान रखिएगा। तो इसका बीज जो होता है नग्न बीज होता है। नग्न मतलब ये नहीं कि नग्न है, नग्न बीज है, यानी बीज जो है नंगा है, ऐसे ध्यान रखिए। तो किसके बीजों में बीज आवरण नहीं पाया जाता है, अनावृत बीजी में। अशाखित तथा नग्न बीजी पादप कौन है, अशाखित है मतलब शाखा नहीं है, और नग्न बीजी है यानी इसका बीज जो है नंगा है, तो अनावृत बीजी। नेक्स्ट है, सबसे अधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र जो है सबसे अधिक संख्या में टेक्सोडियम मैक्सिकेनम, गुणसूत्र सबसे अधिक संख्या में किसमें पाया जाता है, टेक्सोडियम मैक्सिकेनम में, टेक्सोडियम मैक्सिकेनम। किन पुष्पहीन पौधों में पौधा शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है, जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं बनते हैं। ध्यान दीजिए, कौन से पुष्पहीन पौधा है जिसमें पौधा शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है, जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं, तो अनावृत बीजी। नेक्स्ट देखिए, किन पौधों में संवहनी उत्तक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो ये अनावृत बीजी जो होंगे इसमें जाइलम और फ्लोएम ये संवहनी उत्तक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक प्रश्न में भी आपको यहाँ पे देखिए ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन संवहनी उत्तक है। तो ऑप्शन में दे देगा जाइलम, फ्लोएम दोनों, या फिर और तीसरा दे देगा आपको कुछ और दे देगा। तो जाइलम और जो फ्लोएम है ये संवहनी उत्तक है। तो ये जो है अनावृत बीजी पौधे में पाया जाता है। अनावृत बीजी किस प्रकार के पौधे होते हैं, तो मरुद्भिद। यानी आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि जो अनावृत बीजी पौधे हैं ये खास करके सूखे क्षेत्र में अधिकांश देखने को मिलेगा। जैसे आप रेगिस्तान में जाएंगे तो रेगिस्तान सब में आपको देखने को मिलेगा अनावृत बीजी पौधे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अनावृत बीजी पौधे के जननांग प्रायः किस प्रकार के होते हैं। जो अनावृत बीजी पौधे हैं इसके जननांग जो है एकलिंगी होते हैं। अनावृत बीजी जो पौधे हैं इसके जननांग किस प्रकार के होते हैं, जिनमें शंकु का निर्माण होता है, तो ये है एकलिंगी। अनावृत बीजी पौधे के जननांग प्रायः किस प्रकार के होते हैं, जिनमें शंकु का निर्माण होता है, एकलिंगी। एकलिंगी ध्यान रखिएगा। किसमें बहुभूर्णता पाई जाती है, तो बहुभूर्णता जो है ये अनावृत बीजी में पाई जाती है, बहुभूर्णता। अनावृत या नग्न बीज किसमें निर्मित होते हैं, अनावृत बीजी में, और इसी को जिम्नोस्पर्म कहते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म आपको देखने को वहीं मिलेगा, जिम्नोस्पर्म ऑप्शन में। नेक्स्ट देखिए, चीर देखिए, चीर का जो पेड़ है देवदार है, सिकोया है, फर है, स्प्रूस है, इफ्रेडा है, किस समूह के अंतर्गत आते हैं, अनावृत बीजी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये सूखे क्षेत्र में अधिकतर देखने को मिलता है।
तो चीर जो है, चीर, ये चीर पूछ लेता है किस समूह के अंतर्गत आता है, तो अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म। चीर का जो बीज देखेंगे ये भी बीज आवरण, इसका बीज आवरण नहीं होता है, नंगा बीज रहता है। देवदार, देवदार भी आपको है अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। सिकोया जो है इसका बीज भी ऐसे रहता है नंगा। फर, स्प्रूस तथा इफ्रेडा ये सभी अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म है, इनके बीज पे आवरण नहीं होता है। चीर, देवदार, सिकोया, फर, स्प्रूस, इफ्रेडा ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। किसे जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं? जिम्नोस्पर्म का जो मेवा कहते हैं चिलगोजा को कहते हैं, और चिलगोजा जो है ये चीर के बीज से बनाया जाता है। तो किसे जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं? चिलगोजा को। चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है? चिलगोजा पाइनस से प्राप्त किया जाता है, यानी पाइनस को ही चीर कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए। पाइनस जो है ये आपका अंग्रेजी में कहा जाता है, इंग्लिश नाम है पाइनस, और हिंदी में इसको चीर कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ दोनों याद रखिए, दोनों ही ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो चिलगोजा किससे प्राप्त करते हैं? पाइनस से, और चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं। चिलगोजा पाइनस यानी चीर से प्राप्त करते हैं। कवक युक्त पाइनस की जड़ को क्या कहते हैं? यानी ऐसा पाइनस चीर जिसके जड़ में कवक हो, इसको कहते हैं माइकोराइजल जड़। माइकोराइजल जड़, कवक युक्त पाइनस को क्या कहेंगे? माइकोराइजल जड़। तारपीन का तेल जो है किस पेड़ से प्राप्त करते हैं? चीर के पेड़ से। तारपीन का तेल जो प्राप्त करते हैं चीर के पेड़ से प्राप्त करते हैं। सेड्रस का तेल, सेड्रस का तेल किस पेड़ से प्राप्त करते हैं? सेड्रस का तेल जो है ये देवदार से प्राप्त करते हैं, ध्यान रखिएगा। सेड्रस का तेल, सेड्रस ये देवदार के पेड़ से प्राप्त करते हैं। सेडकास्ट तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? सेडकास्ट तेल जो है जूनिपेरस की लकड़ी से। सेडकास्ट तेल कहाँ से प्राप्त करेंगे? जूनिपेरस की लकड़ी से। किसके तनों से मंड निकाल कर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है? तो ये साइकस, साइकस जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी अनावृत बीजी है, और इसी के तनों से मंड यानी स्टार्च को निकाल करके खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। तो किसके तनों से मंड निकाल करके खाने वाला साबूदाना बनाएंगे? साइकस। किसके बीज अंडमान की जनजातियों द्वारा खाए जाते हैं? ध्यान रखिए, अंडमान निकोबार में जो जनजाति पाए जाते हैं तो वहाँ के जनजातियों के द्वारा किसके बीज खाए जाते हैं? साइकस, साइकस। ओंग, जरावा ये सब सुने होंगे, सेंटिलीज, ओंग, जरावा, सेंटिलीज ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तो वहीं ओंग, जरावा, सेंटिलीज ये जो जनजाति है इसके द्वारा जो है साइकस के बीज को खाया जाता है, ध्यान रखिएगा। किसके बीज? अंडमान की जनजातियों के द्वारा खाए जाते हैं, तो साइकस के बीज। और ये खाने वाले जो जनजाति है उसका क्या नाम है? ओंग, जरावा, सेंटिलीज ये जनजाति हैं जो अंडमान में पाए जाते हैं। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ओंग, जरावा जो जनजाति है इसका ये किसको खाते हैं, किस पादप को? तो ये साइकस, साइकस के बीज को खाते हैं। किसे सागोपाम कहा जाता है? तो सागोपाम कहते हैं साइकस को। सागोपाम कहते हैं साइकस को। किसे जीवित जीवाश्म कहते हैं? साइकस को। जीवित जीवाश्म कहते हैं साइकस को। शैवाल युक्त साइकस की जड़ को क्या कहते हैं? शैवाल युक्त यानी साइकस की जड़ है और शैवाल से युक्त है तो इसको कहते हैं कोरेलायड, कोरेलायड। शैवाल युक्त साइकस के जड़ को क्या कहते हैं? कोरेलायड, कोरेलायड, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु किस पौधे का होता है? साइकस। सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु, साइकस जो है इसी को जीवित जीवाश्म कहते हैं, और इसका सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु होता है। तो सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु किस पौधे का होता है? साइकस का। साइकस किस समूह के अंतर्गत आता है? तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत साइकस जो है ये जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी, नग्न बीजी के अंतर्गत आता है। इसका बीज आवरण रहित होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ जो पौधे अंतः बीज बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? फेनरोगम। ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ जो पौधे अंतः बीज बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? फेनरोगेम कहलाता है, फेनरोगेम कहलाता है। सबसे मोटा तना किस जिम्नोस्पर्म का होता है? तो टेक्सोडियम मैक्सिकेनम। सबसे मोटा तना, तना जो होता है ना, तना आप लोग जान रहे होंगे किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ये पैर है, एक ट्री बना दिया मैंने,
ये ट्री है, तो ये जो है आपका ये वाला पार्ट्स, ये वाला, इसी को कहते हैं तना। तना जो है इसी को कहते हैं तना। सबसे मोटा तना किस जिम्नोस्पर्म का होता है? तो सबसे मोटा तना होता है टेक्सोडियम मैक्सिकेनम का। टेक्सोडियम मैक्सिकेनम मोटा, ध्यान रख लीजिएगा। देखिए यहाँ मोटा है और यहाँ पे दो दो बार मो है, टेक्सेडियम और मैक्सिकेनम, तो मोटा तना पाया जाएगा। और ये क्या है? जिम्नोस्पर्म है, यानी अनावृत बीजी है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट इसका पार्ट लाएंगे जिसमें आवृत बीजी को देखेंगे और काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करते हुए बायो को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री ये दोनों भी कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। सभी लोगों को धन्यवाद।